जय श्री कृष्ण। आज की कहानी का नाम है सरकारी दीपक। उस समय भारत में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी और प्रसन्न थी। इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण था चंद्रगुप्त के शासन तंत्र और अर्थनीति के पीछे उनके गुरु आर्य चाणक्य की नीतियां। कूटनीति, अर्थशास्त्र, सभी विषयों पर आर्य चाणक्य की पकड़ अतुलनीय थी। प्रजा से प्राप्त कर से ही शासन का कार्य चलता है, अतः एक भी सरकारी पैसे का अपव्यय या दुरुपयोग न हो सके, इसके लिए आर्य चाणक्य सदैव सजग रहते थे। राजकोष अर्थात सरकार का पैसा यह राष्ट्र के तथा समाज के कल्याण के लिए होता है। सम्राट तथा शासन के अन्य अधिकारी उस कोष के स्वामी नहीं बल्कि प्रजा के सेवक होते हैं। यह आर्य चाणक्य ने सभी को स्पष्ट रूप से समझाया था। शासन में अनावश्यक खर्च और भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज नहीं थी। स्वयं आर्य चाणक्य भी अत्यंत सादगी के साथ एक झोपड़ी नुमा घर में किसी सन्यासी के समान रहते थे। सम्राट चंद्रगुप्त का यश एवं शासन व्यवस्था की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार एक चीनी यात्री भारत के भ्रमण के लिए आया। उसका नाम था वेन्सांग। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में स्थान स्थान पर महामात्य चाणक्य इनकी स्तुति सुनकर उसके मन में उनसे मिलने की तीव्र उत्कंठा निर्माण हुई। इस चीनी यात्री ने राजधानी पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। राजसभा में आकर उसने अपनी यह इच्छा वहां के अधिकारियों के समक्ष व्यक्त की। शासन से संबंधित कुछ कार्य न होते हुए भी वेन्सांग आर्य चाणक्य से मिलना चाहता है, यह जानने के बाद अधिकारी ने कहा, बिना किसी शासकीय कार्य के राजसभा में आर्य चाणक्य से आपकी भेंट नहीं हो सकती। राजसभा के समय व्यक्तिगत अतिथि मिलना या व्यक्तिगत कार्य करना आर्य चाणक्य को पसंद नहीं है। यह सरकारी समय का अपव्यय है, दुरुपयोग है। अतः सायंकाल आप महामात्य से उनके घर पर मिल सकते हैं। समय का मूल्य समझने वाली और इसके अपव्यय के प्रति इतना जागरूक रहने वाली यह व्यक्ति कैसी होगी? यह सोच चाणक्य से मिलने के लिए वेन्सांग की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। सायंकाल आर्य चाणक्य के घर लौट जाने के कुछ समय बाद वेन्सांग उनका घर ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गया। इतने समृद्ध राज्य के महामात्य का निवास स्थान अवश्य कोई भव्य महल होगा, ऐसी उसकी कल्पना थी। किंतु आर्य चाणक्य की छोटी सी कुटिया देखकर तो वो थक कर रह गए। घर के द्वार पर केवल एक रक्षक नियुक्त था। द्वारपाल के साथ वेन्सांग ने घर के अंदर प्रवेश किया। एक छोटे से कक्ष में भूमि पर रखी एक चौकी पर महामात्य चाणक्य एकाग्रता पूर्वक कुछ लिख रहे थे। वेन्सांग आर्य चाणक्य का कार्य पूरा होने तक प्रतीक्षा करता रहा। जिस चौकी पर आर्य लिख रहे थे उसके पास ही एक दिया जल रहा था। आर्य चाणक्य का कार्य पूरा हुआ और उनकी दृष्टि वेन्सांग पर पड़ी। उसका परिचय प्राप्त कर उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा और स्वयं अंदर के कक्ष में चले गए। पुनः बाहर आए, उनके हाथ में एक दूसरा दिया था। पहले वाले दीपक को बुझाकर उन्होंने दूसरे दीपक को प्रज्वलित किया और वेन्सांग से पूछा, आपने हमारे देश का विस्तृत भ्रमण किया है, कैसा लगा हमारा देश आपको? आर्य, आपका यह भारत देश विचित्रताओं से भरा हुआ है। देखिए ना, इतने समृद्ध देश के महामात्य का निवास यह छोटी सी कुटिया है। अब इसी बात को ले
जब मैं यहाँ आया तो यह दीपक जल रहा था और मुझसे बात करने के पूर्व आपने उसे बुझाकर यह नया दीपक जला दिया। जब एक दीपक आवश्यक प्रकाश दे रहा है तो दूसरा जलाना और पहले वाले को बुझा देना यह विचित्रता नहीं तो और क्या है? नहीं, यह विचित्रता नहीं है। आप जब यहाँ आए तो उस समय मैं शासन का एक अध्यादेश लिख रहा था। शासकीय कार्य के समय मैं शासकीय खर्चे से जलने वाला दीपक का ही उपयोग कर रहा था। इस दीपक के तेल का खर्चा राजकोष से मिलता है। आपसे मेरी यह वार्तालाप शासकीय कार्य नहीं है, तो ऐसे व्यक्तिगत कार्य के लिए शासकीय दीपक का उपयोग भी उचित नहीं है। इसी कारण मैंने यह दूसरा दीपक जलाया और पहले वाला बुझा दिया। यह दूसरा दीपक मेरे व्यक्तिगत आय के पैसे का है। किंतु महामात्य, अकेले आप द्वारा की गई इस छोटी सी बचत से आखिर आप कितना अपव्यय टाल सकेंगे? छोटी छोटी बचत से ही बड़ी बचत हो सकती है। बूंद बूंद से सागर बनता है, इस उक्ति के आधार पर सभी को इस प्रकार की बचत करनी ही चाहिए। और महामात्य होने के कारण यदि मैं राजकोष का दुरुपयोग करने लगा तो हर सरकारी व्यक्ति को राजकोष व्यक्तिगत ही लगने लगेगा। क्या आपके सभी अधिकारी राजकोष से होने वाले खर्चे के प्रति इसी प्रकार सजग रहते हैं? यह सजगता, यह विवेक मात्र शासकीय कर्मचारी को ही नहीं वरन देश के आबाल वृद्ध सभी को होनी चाहिए। हमारे देश में सभी इस प्रकार का आचरण करते हैं, इस बात का मुझे अभिमान है। देश के नागरिक तक असंभव। विंसांग को इस प्रकार साशंकित होते देख आर्य बोले, यदि आपको मेरे कथन से सत्यता की जांच करनी हो तो सामने वाले घर में रहने वाली वृद्धा से मिले और उससे अधिकार की रोटी का अर्थ पूछे। विंसांग सामने बने घर की ओर देखने लगा। वहां एक वृद्ध महिला अपने द्वार पर आई एक गाय को कुछ खिला रही थी। उत्सुकतावश विंसांग वहां उस वृद्धा से मिलने गया। उसने उस वृद्धा से अधिकार की रोटी का अर्थ क्या होता है ऐसा प्रश्न किया। वृद्धा ने एक क्षण विंसांग पर दृष्टि डाली और कहा, यह जो रोटी मैंने इस गाय को खिलाई है वह मेरे अधिकार की रोटी नहीं थी। घर में बची हुई दूसरी रोटी मेरे अधिकार की रोटी है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं सूत काटने का कार्य करती हूँ। कल संध्या काल जब मैं सूत काटने बैठी तब यथेष्ट प्रकाश था। उस सूर्य प्रकाश में मैंने आधा सूत काट लिया। धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा। उसी समय सम्राट चंद्रगुप्त महामात्य से मिलने के लिए आए। उनके साथ आए मशाल वाहक बाहर खड़े थे। उन मशाल के प्रकाश में ही मैंने अपना आधा सूत काटा। राजा के मशाल की रोशनी से काटे गए सूत पर मेरा अधिकार नहीं था। इसी कारण उस सूत से हुई आय से बनी रोटी पर भी मेरा अधिकार नहीं है। और जो रोटी मेरे अधिकार की नहीं, ऐसी रोटी मैंने गाय को खिला दी। बची हुई दूसरी रोटी मेरे उदर भरण के लिए पर्याप्त है और वही मेरी अधिकार की रोटी है। वृद्धा की यह बात सुन विंसांग अवाक रह गया। आर्य चाणक्य की कही बात पर अब उसे विश्वास हो गया था। शासन अथवा समाज में उच्च पदों पर बैठे लोग जब विवेकपूर्ण आचरण करते हो और अनुशासन का पालन करते हो, तभी अन्य लोग भी अपने दायित्वों के प्रति सजग रहते हैं, अपने जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहते हैं। यह बात विंसांग समझ चुका था। भारतीय संस्कृति और विशेषकर सम्राट चंद्रगुप्त और आर्य चाणक्य के शासन से वह इतना प्रभावित हुआ कि इसके पश्चात
अनेक वर्षों तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में रहते हुए उसने भारतीय सभ्यता का अध्ययन किया। धन्यवाद।